आज हम दोषों के बाद जो हमारे आयुष्कामीय अध्याय में आगे के टॉपिक्स हैं, उनको हम कवर करेंगे। थोड़े थ्योरेटिकल के साथ इनको क्लिनिकल एस्पेक्ट में भी जोड़ करके हम देखेंगे। इसके बाद श्लोक आता है हमारे आयुष्कामीय अध्याय में। दोषों से संबंधित हम चीज पढ़ चुके हैं, थोड़ा धातुओं की तरफ चलते हैं। इसमें बोल रहे हैं रसास्रंग मांस में दो स्थिर मज्जा शुक्राणी धातुवा शब्द दूष्या। हमारे आचार्य भागवत जो कहना चाह रहे हैं, पहले उन्होंने दोषों को बताया, दोषों के गुणों को बताया, ताकि आप बेसिकली समझ सके कि बॉडी में प्रॉब्लम कहाँ से आने वाली है। अब किन किन चीजों को हमारी बॉडी में प्रॉब्लम आएगी, इस चीज के बारे में यहाँ पर चर्चा होगी। तो यहाँ पर 7 प्रकार की धातुओं का वर्णन किया है, जिसमें रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा और शुक्र है। हम सभी जानते हैं कि हमारा संपूर्ण शरीर इन्हीं सप्त धातुओं का परिणाम है, इन 7 धातुओं से मिलकर बना होता है। अब 7 धातुएं होती क्या है? तो 7 धातुओं को आप इस प्रकार से समझ सकते हैं कि 7 धातुएं या तो हमारी बॉडी के टिश्यू हैं, या हमारी बॉडी की मेम्ब्रेन्स हैं, या हमारी बॉडी के माइक्रो ऑर्गन्स हैं, छोटे छोटे ऑर्गन्स जो, या इनको ऑर्गेनल्स भी बोल सकते हैं। इनमें से कुछ ना कुछ तो हैं, लेकिन मोस्टली बेसिस पर हम इनको अपने टिश्यूज से रिलेट करके चलते हैं, क्योंकि हमने सेल बायोलॉजी में पढ़ा हुआ है कि एक सेल अलग होती है तो वो कुछ एक अपना पर्सपेक्ट निभा रही होती है, लेकिन जब दो या दो से ज्यादा सेल्स जुड़ती हैं तो वो एक टिश्यू फॉर्मेशन करती है, वो एक टिश्यू को बनाने का कार्य करते हैं। लेकिन यदि दो या दो से अधिक टिश्यूज आपस में जुड़ जाएं तो वो ऑर्गन बनाते हैं, और कई ऑर्गन्स मिलने के बाद एक बॉडी का स्ट्रक्चर फॉर्म करते हैं। ये हम सभी समझ चुके हैं। तो इसी प्रकार ये सप्त धातुएं रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र, ये सभी धातुएं जब हमारी बॉडी में संपूर्ण मात्रा में होती हैं, पर्याप्त मात्रा में होती हैं, तो हमारे शरीर का धारण करने का कार्य करती हैं, हमारे शरीर को शक्ति प्रदान करने का कार्य करती हैं। प्रत्येक धातु का अपना अपना कार्य निर्धारित है, प्रत्येक धातु अपने अपने लेवल पर बनती है, जिसको हम धातु पोषण क्रम बोलते हैं। धातु पोषण क्रम में कुछ इतना बड़ा इसका वो नहीं है कि बहुत डिटेल चीज हो, इसको सिंपली भी आप समझ सकते हैं कि धातु पोषण क्रम क्या है। इसके शब्द को आप पकड़िए कि धातु प्लस पोषण, हमारी सप्त धातुओं का पोषण होना और नई धातु का निर्माण होना। देखिए, हमारी बॉडी में हर टिश्यू, हर सेल का एक निश्चित टाइम पीरियड है कि वो इतने समय तक जीवित रहेगा। फॉर एग्जाम्पल आरबीसीज 120 डेज के लिए जिंदा रहती हैं, 120 दिन बाद वो मर जाती हैं। तो क्या वो उनके बाद यदि नई कोशिकाएं नहीं बनेंगी तो क्या हम जीवित रह पाते? अभी जब से हम पैदा हुए हैं तब से हमारी बॉडी में ये प्रक्रिया चल ही रही है। जब माँ के पेट में थे तो तब 90 डेज के अंदर बन रही थी, टूट रही थी। बाहर निकले तब भी कुछ दिनों तक 90 डेज के अंदर चली, लेकिन फिर धीरे धीरे 120 दिन के आरबीसी का टाइम हुआ, लाइफ स्पैन हुआ। इसी प्रकार बहुत सी सेल्स का अपने आप में एक टाइम होता है, लेकिन इसके साथ ही हमारे शरीर में निर्माण की प्रक्रिया चल रही होती है। यदि वो प्रक्रिया, निर्माण की प्रक्रिया अवरुद्ध हो जाए तो हमारे साथ दो चीजों की घटनाएं घटेंगी। मान लीजिए मेरे चेहरे पर यहाँ पर आज स्किन हेल्दी है, कल ये स्किन डेड होने लगे, इसके अंदर की सेल्स डेड होने लगे, तो क्या होगा? यहाँ पर झाइयां झुर्रियां आने लगेंगी, ये पूरे एरिया में झाइयां झुर्रियां आने लगेंगी। मेरी गर्दन पे ये खाल ऐसे लटकने लगेगी। तो ये किस चीज के निशान है? ये यंग एज के ओल्ड एज के? ये हमारे ओल्ड एज के निशान है। और इसी के बेसिस पर हम कहते हैं यार तेरा बुढ़ापा बहुत जल्दी आ गया, तो बहुत जल्दी बुढ़ा हो रहा है यार, क्या कर रहा है, कुछ खाता पीता क्यों नहीं है? तो इसको बोलते हैं दैट इज कैटाबॉलिक रिएक्शंस बॉडी में। जब एनाबॉलिक रिएक्शंस से ज्यादा कैटाबॉलिक रिएक्शंस हो जाती हैं
तो हमारी बॉडी खत्म होने के कगार पे आने लगती है, नई चीजों का निर्माण होना बंद होने लगता है। और जब एनाबॉलिक रिएक्शंस हमारी कैटाबॉलिक रिएक्शन से ज्यादा होती हैं, तो उस अवस्था को हम बाल अवस्था बोलते हैं। युवावस्था में ये बैलेंस होती हैं। तो इसी प्रकार सप्त धातु पोषण क्रम में जब हम कोई भी भोजन का सेवन करते हैं, भोजन पौष्टिक होना चाहिए। इस बात का विशेष ध्यान रखना है, भोजन पौष्टिक होना चाहिए। पौष्टिक कैसे? आयुर्वेद कहता है कि षड्रस युक्त आहार हो, षड्रस युक्त आहार हो, वो पौष्टिक होगा। षड्रस युक्त आहार का यदि आप सेवन कराते हैं, षड्रस युक्त आहार का यदि आप सेवन कराते हैं, तो आपके उस भोजन के पाचन के उपरांत रस धातु का निर्माण होता है। फिर रस धातु पर रसाग्नि की क्रिया होकर के, रक्ताग्नि की क्रिया होकर के, मांसाग्नि की क्रिया होकर के, उत्तरोत्तर प्रत्येक धातु पर उसके संदर्भित अग्नि की, जैसे रक्त धातु का निर्माण होना है तो रक्ताग्नि की उस पर प्रोसेस होगी और वो रक्त धातु को बनाएगा। इसी प्रकार एक के बाद एक धातुओं, दो भाग इसके निर्धारित होते हैं, दो भाग इसके निर्धारित होते हैं जब हम भोजन करते हैं। तो देखो, पहला भाग पूर्व में स्थित धातु को पोषण प्रदान करता है या उसको निर्माण करता है। मान लीजिए आपकी बॉडी में 10 ml जूस का निर्माण हुआ या रस धातु का निर्माण हुआ। कितना? 10 ml। तो उसका 5 ml या 6 ml पार्ट हमारी बॉडी में रस धातु के, पूर्व में स्थित रस धातु के पोषण के लिए, उसके पोषण के लिए वो निर्धारित होगा। और यदि उसके बाद जो बचा 5 या 6 ml, वो जो पार्ट है वो हमारी बॉडी में आगे की धातु के पोषण के लिए चला जाए, कि वो आगे गया, उस पर मांसाग्नि की क्रिया हुई और मांस धातु का निर्माण हो गया। उस पर मेदाग्नि की क्रिया हुई और मेद धातु का निर्माण हो गया। इसी प्रकार अब ये होता कैसे होगा? फॉर एग्जाम्पल, अब मानिए हमारे ब्लड में हमें सबसे ज्यादा चिंता किस चीज की रहती है? हीमोग्लोबिन की। चलो उसी के एग्जाम्पल से लेकर के चलते हैं। बॉडी में भोजन आया, उस पर क्रिया हुई, उस पर क्रिया होने के बाद रस धातु बने, रस धातु पर फिर अग्नि की क्रिया हुई। अब जो बचा हुआ रस धातु का हिस्सा है, कि जैसे मान लीजिए, एक एग्जांपल देता हूं, 5 व्यक्ति बैठे हुए हैं, 5 व्यक्ति एक लाइन से बैठे हुए हैं, और हमने एक इतनी बड़ी थाली ले रखी है, उसमें एक तरफ रसगुल्ले हैं, एक तरफ पूड़ी है, एक तरफ सब्जी है ना, एक तरफ रायता है, एक तरफ खीर है, एक तरफ हलवा है। इस प्रकार से हमने सारी चीजें रख ली। अब उस थाली को लेकर के हम पहले वाले के पास गए। अब उसे जो पसंद है, जो उसको पसंद है, वो चीज वो उसमें से उठा लेगा। उसने रसगुल्ला उठा लिया। अब आगे गए, दूसरे वाले को हलवा पसंद आया, उसने हलवा उठा लिया। फिर आगे गए, उसने खीर उठा ली। तो मेरा इससे कहने का तात्पर्य क्या है? मेरा कहने का मतलब ये है कि रक्त धातु के निर्माण के लिए जो जो आवश्यक पोषक तत्व होते हैं, वो आवश्यक पोषक तत्वों को रक्त धातु के निर्माण के समय निकाल लिया जाता है और बचे हुए पोषक तत्वों को आगे की धातुओं के पोषण के लिए भेज दिया जाता है। जब वो मांस धातु तक पहुंचते हैं तो मांस धातु के निर्माण में आवश्यक पोषक तत्वों को ले लिया जाता है, फिर आगे की धातु के निर्माण के लिए भेज दिया जाता है। यही प्रोसेस होती है, इससे शुद्ध धातुओं का निर्माण होता है। इससे शुद्ध धातुओं का निर्माण होता है, पोषक धातुओं के निर्माण में बहुत आवश्यक होता है। फिर इसके बाद
इन्हीं सप्त धातुएं जो शरीर का धारण कर रही हैं, इन्हीं को दूष्य बोल दिया गया है। दूष्य और दोष में क्या अंतर है? बेसिक चीज को समझते चलिए, क्योंकि ये बेसिक चीजें ही हमारे क्लिनिकल प्रैक्टिस में बहुत काम आती हैं। दोष, दूष्यन्ति इति दोषा, दूष्यन्ति इति दोषा बोल करके हमारे आचार्यों ने बताया है कि जो हमारे शरीर में दुष्टि का कार्य करें, दूषित करने का कार्य करें, वो दोष है। और जो स्वयं दूषित हो, मान लीजिए मेरे बगल में एक व्यक्ति बैठा है, उन महाशय ने, मेरे बगल में जो बैठा है उन महाशय ने मेरे ऊपर उठा के कीचड़ पटक दिया, कीचड़ पटक दिया। तो महाशय कौन हुए? दोष। जो मेरे बगल में बैठे हैं वो महाशय दोष हुए, और मैं गंदा हो गया, मेरे ऊपर अब कीचड़ आ गया है। क्या कहना चाह रहा हूं मैं कि मेरे बगल में एक महाशय बैठे हैं, उन्होंने उठा के एक बाल्टी कीचड़ से भरी हुई मेरे पूरे शरीर पर फैला दी। अब मैं गंदा हो गया, मेरे ऊपर कीचड़ आ गया, उन्होंने अपनी गंदगी मेरे शरीर में डाल दी, तो अब मैं दूष्य हो गया। एक एग्जाम्पल ये होता है दूष्य का, मतलब मैं अब दूषित हो गया, मुझे दूषित कर दिया उन्होंने, तो वो महाशय दोष और मैं दूषित होने वाला दूष्य। अब दूसरा एग्जाम्पल होता है कि वो महाशय बैठे हैं, उन महाशय ने मुझे आज ज्ञान दिया, कल ज्ञान दे रहे हैं, परसों ज्ञान दे रहे हैं, नरसों ज्ञान दे रहे हैं, और रेगुलर बेसिस पर वो मुझे ज्ञान देते जा। अब भाई आज वो मुझे गलत ज्ञान देंगे, मैं उसको निग्लेक्ट कर दूंगा, इग्नोर कर दूंगा। कल मुझे वो गलत ज्ञान देंगे, मैं उसको फिर इग्नोर कर दूंगा। लेकिन कुछ समय बाद उस उनके गलत ज्ञान के, यानी उनकी संगति का असर मुझ पर ऐसा पड़ेगा कि मैं उस संगति में डूब करके अपने आप को दूषित कर लूंगा। मैं उस संगति में जाकर के अपने आप को दूषित कर लूंगा। दूषित का मतलब मेरा मन, मेरे विचार, मेरी अंतरात्मा धीमे धीमे करके उनके विचारों में मिलने लगेगी, उनके विचारों से जुड़ने लगेगी। मुझे उनके गलत विचार अच्छे लगने लगेंगे और मेरे अंदर वो आने लगेंगे। दैट इज कॉल्ड दोष दूष्य सम्मूर्छना। दोष दूष सम्मूर्छना। दोष और धातु हैं, आपस में अब आत्मसात हो गए हैं, एक दूसरे से जुड़ चुके हैं। जिसको मैं पहले गंदा समझता था, वो आज उसको मैं अपना गुरु मानने लगा हूं और उसके सारे गलत गुण अपने अंदर डालने लगा हूं। ठीक इसी प्रकार जब दोष हमारी धातुओं को दूषित करते हैं, तो दो प्रकार से करते हैं। पहले धातुओं को प्रभावित करेंगे, तो वह धातुओं में थोड़ा बहुत चेंजेस आएगा, तब वो रोग स्टार्टिंग स्टेज में हम उसको बोल देते हैं। लेकिन वही दोष लगातार बॉडी में यही काम करते रहें और हम उनको निदान देते रहें, निदान देते जा रहे हैं हम उनको लगातार। हमारी बॉडी में हम ऐसा भोजन कर रहे हैं जो पित्त को भड़काने का कार्य करता है, पित्त वर्धक चीजों का हम सेवन करते जा रहे हैं। अब पित्त जो दोष है वो रक्त धातु के सधर्मी है, रक्त धातु से उसके मिलते जुलते गुण हैं। तो जब पित्त दोष के रक्त धातु से मिलते जुलते गुण हैं, तो वो रक्त धातु को दूषित करने की कोशिश करेगा। सब अपना टारगेट पकड़े हुए। हालांकि रक्त को तो अन्य सारी धातुओं को सभी दोष कर लेते हैं, लेकिन एक ऐसा एग्जाम्पल बता रहा हूं जो बहुत तेजी से रक्त धातु को दूषित करता है। अब पित्त भाई साहब ने लगातार रक्त धातु को दूषित कर दिया, तो अब देखो मजा क्या आता है, रक्त धातु में क्या क्या चेंजेस आ जाएंगे। रक्त के अंदर आरबीसीज, डब्ल्यूबीसीज, हीमोग्लोबिन, प्लेटिलेट्स, ये सारी चीजें होती हैं। अब जब पित्त रक्त धातु से मिलता है, तो पहले हमारी बॉडी में हीट जनरेट होती है। हमें ऐसा लगता है कि
मैंने नहा लिया, पानी पी लिया, अच्छे तरीके से शीतल चीज के संपर्क में आ रहा हूँ, लेकिन मेरे चेस्ट में जलन, मेरे शरीर में जलन ये क्यों हो रही है? कई बार बॉइल्स या फ्रिंकल्स वगैरह हमारी बॉडी पर निकल लगते हैं, छोटे छोटे फोड़े फुंसी बराबर रिपीटेडली होने लगते हैं, तो हम कहते हैं रक्त दुष्टि हुई है। लेकिन रक्त दुष्टि हुई क्यों है? क्योंकि पित्त उसमें पहुंच गया। ये क्या हो गया? ये हो गया हमारी बॉडी में सुपरफिशियली, जैसे मेरे ऊपर वहां से ना कीचड़ पटक दिया था। इस प्रकार से सुपरफिशियली दोष ने धातु को दूषित किया। अब क्या है, अगर हम फिर भी नहीं माने तो लॉन्ग टर्म में हमारे ब्लड के अंदर जो कंपोनेंट होते हैं, जैसे आरबीसीज हुई, आरबीसीज हमारी रप्चर्ड हो जाएंगी। आप देखिएगा रिपोर्ट्स कई ऐसी मिलती हैं। मैं कोविड की रिपोर्ट देखा था, कोविड में सब लोग बाग रस धातु रस धातु रस धातु चलाए जा रहे थे, लेकिन हम वहां पर रिपोर्ट्स देख रहे थे, वहां उस पेशेंट की आरबीसीज बहुत जल्दी डाउन जा रही थी। उस पेशेंट की प्लेटलेट्स काउंट कम हो रहा था, उस पेशेंट का डब्ल्यूबीसी काउंट कम हो रहा था। पित्त जहां पर जाता है वो नष्ट करने का कार्य भी करता है, और पित्त यदि बात दोष से मिल जाए तो बहुत तेजी से नष्ट करता है। और नष्ट ऐसा नहीं करता है, ऐसा नष्ट करता है कि उससे अगर वो किसी टिश्यू को नष्ट कर रहा है तो उस टिश्यू में पस क्रिएशन कर देगा। फॉर एग्जाम्पल लिवर सिरोसिस होती है, उसमें लिवर एब्सिस होती है, उसमें भी पित्त का बहुत बड़ा रोल होता है। पित्त इतने तरीके से दूषित करता है उसको कि आप समझ नहीं पाएंगे। वहां पर जरूरी होता है कि उस पित्त को ब्रेचन के थ्रू हम बाहर निकालने की कोशिश करें। अगर स्टार्टिंग स्टेज में हमने उस पित्त को बाहर निकाल दिया, किससे? बॉडी से, ब्रेचन के थ्रू। लेकिन ब्रेचन से पहले आप सोचिए, मैं एक आपको एग्जांपल देता हूँ ब्रेचन कैसे कराना आवश्यक है। किसी भी व्यक्ति को लिवर में कोई दिक्कत है तो पहले उस व्यक्ति को घृतपान कराइए। घृतपान कितना कराना है, क्या कराना है, बुकों में क्या लिखा है उसको मत समझिए। उस लेवल पे पहुंचने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। मैं आपको एक ऐसा फंडा बता रहा हूं जो आपको नॉर्मली बहुत आसानी से आप कर सकते हैं। उस व्यक्ति को 1 या 2 चम्मच खाना खाने से पहले उसको बोलिए कि खाना खाने से पहले आप 1-2 चम्मच खाएंगे। सुबह भी खाना खाया तो भी खाएंगे, दोपहर भी खाना खाया तो भी खाएंगे, शाम को खाना खाया तो भी खाएंगे। उनको तकरीबन 5 दिन इस प्रकार से खाने को दीजिए, और 5वें दिन शाम को उनको तकरीबन 4 से 5 चम्मच घृतपान उनको करा दीजिएगा। भोजन के पूर्व कराना है स्पेशली। और फिर उनको सुबह उठते ही या रात को ही ब्रेचन बटी दे सकते हैं, या ब्रेचनीय द्रव्य दे सकते हैं, त्रिफला क्वाथ बना करके दे सकते हैं। त्रिफला क्वाथ बना करके दे तो सुबह के टाइम पे बना करके दे, क्योंकि वो बहुत जल्दी एक्शन करता है। तकरीबन 1 से 2 घंटे के अंदर ब्रेचन अच्छे तरीके से उसको स्टार्ट होने लगते हैं। तो वो ब्रेचन, जब वो ब्रेचन करेंगे, ब्रेचन के लिए जाएंगे, तो क्या होता है, घृत देने का उद्देश्य क्या होता है मैं आपको बताऊं। जितना भी एसिड हमारे लिवर सेल्स में, हेपेटोसाइट्स में इकट्ठा हुआ है, अम्लीय द्रव्य बोले या एल्कलाइन द्रव्य बोले, क्षारीय द्रव्य बोले, कुल मिलाकर के हमारी बॉडी को हार्मफुल होने वाले, हमारे लिवर सेल्स को नष्ट करने वाले हैं। तो जो भी ये द्रव्य हैं, उन द्रव्यों को घृत जो है वो इकट्ठा कर लेगा, अपने अंदर मिला लेगा। ऐसे मान लो कि घी ले लिया, मैंने इसमें एसिड डाला, मैंने इसमें बेस डाला, उसको मिला के फेंट के मैंने अच्छे तरीके से उसको बढ़िया रबड़ी टाइप का बना लिया, सब कुछ एक जैसा हो गया। इसी प्रकार से घी उसको कर लेगा। और जब आप उसको ब्रेचन दोगे तो घृत के साथ वो सारा द्रव्य, वो सारा जो हमारा एसिड है या क्षार है, या जो द्रव्य हमारी बॉडी को दूषित कर रहा है, या जो पित्त है, सिंपल भाषा में हम पित्त बोलते हैं, उसके कई प्रारूप या कई स्वरूप हो सकते हैं बॉडी में अलग अलग जगह पर। वो पित्त सीधा हमारी बॉडी में बाहर निकल के ब्रेचन के थ्रू आ जाएगा, और हमारे लिवर में कोई भी ऐसी सेल्स नहीं बचेगी जो कि हमारे लिवर की डेड होने लगे।
तो इस प्रकार से हम अपने उसको देखते हैं। फिर यहाँ पर देखते हैं अगला जो पॉइंट आता है कि इसके बाद मलों के बारे में हमारे आचार्य भागवत जी कह रहे हैं कि मल कितने प्रकार के होते हैं। तो आपने भी पढ़ा है क्या होते हैं, मल, मूत्र और स्वेद। मल से अर्थ होता है पुरीश, मूत्र हमारे यूरिन से हम जानते हैं, और स्वेद हमारे पसीने से जानते हैं। देखिए तीनों भी हमारी बॉडी को धारण करने का कार्य करते हैं। मल में जो अगर हम कहें कि मूत्र है वो जलीयांश को बनाने का कार्य करता है, जल धातु को धारण करने का कार्य करता है। जो पुरीश है वो हमारी बॉडी में अग्नि का वर्धन करने का कार्य करता है, अग्नि को बढ़ाने का कार्य करता है, अभिष्टमन का कार्य करता है। जो स्वेद है वो हमारी बॉडी में टेम्परेचर को मेंटेन करने का कार्य करता है। तो इस प्रकार से जब ये मल सामान्य मात्रा में बॉडी में होते हैं तो ये मल हमारे शरीर के लिए फायदेमंद होते हैं, ये मल हमें नुकसान नहीं पहुंचाते हैं। यदि इन मलों का जरूरत से ज्यादा क्षरण भी हो जाए तो भी हमारी बॉडी में वो बोलते हैं ना अलर्ट अलार्म बज जाता है, यानी हमारा स्वास्थ्य खराब हो जाता है। और ये मल ज्यादा समय तक बॉडी में पड़े रहे तो भी हमारा नुकसान हो जाता है। इसके बारे में बोला गया है मलिनीकरणान बला, जो मलिन करे वो मल है। तो इसके बारे में एक अच्छा कंसेप्ट भी हमने पढ़ा है चरक संहिता में, तस्य बलम ही बिड बलम। आप एक ऐसा रोग है जिस रोग के बारे में ऐसा कहा जाता है कि वहां पर मल की सुरक्षा करने से रोगी की सुरक्षा हो जाती है, वो रोगी का बल के समान है, उसको हम कहते हैं राजयक्ष्मा। राजयक्ष्मा को हम ट्यूबरकुलोसिस से जोड़ते जरूर है, लेकिन वो ट्यूबरकुलोसिस नहीं, वो मल्टीपल ऑटो इम्यून डिजीज या इम्यूनोसप्रेसिव डिजीज या इम्यूनिटी सिस्टम से रिलेटेड डिजीजों का एक समूह बोल दिया। उसमें एड्स भी आएगा, उसमें कोरोना भी आएगा, उसमें ट्यूबरकुलोसिस भी आएगा, उसमें कई डिजीजों का समूह आएगा जिसमें इम्यूनिटी प्रभावित होती है। जब हम काय चिकित्सा पढ़ेंगे, काय चिकित्सा अंदर मीन्स जब हम थोड़ा क्लिनिकली उसकी तरफ बढ़ेंगे चरक संहिता में और इसमें भागवत में भी, तब मैं डिटेल में आपको बताऊंगा कि कैसे कैसे वहां पर क्या क्या होता है। तो हमने तीन दोषों को समझा, सप्त धातुओं को समझा, उसके बाद हमने मल को भी समझा। अब इसके बाद एक सिद्धांत आता है, सिद्धांत है वृद्धि समान ही, वृद्धि ही समान ही सर्वेषां विपरीतैर विपर्ययः। इसका अर्थ क्या है, ये हमारी बॉडी में फिजियोलॉजी को भी समझने में हेल्प करता है, ये हमारी बॉडी में फिजियोलॉजी को भी समझने का कार्य करता है, हमारी बॉडी में चिकित्सा कर्म को करने में भी हमारी बहुत हेल्प करता है। कैसे करता है चलिए समझते हैं। आचार्य कह रहे हैं वृद्धि समान है सर्वेशाम विपरीतैर विपर्य। हमेशा हमेशा ही ऐसा होगा कि आप समान चीज से समान चीज का वर्धन होते हुए देखेंगे, विपरीत चीज से विपरीत चीज का आप समापन होते हुए देखेंगे। फॉर एग्जाम्पल मैं अभी बहुत मोटिवेटेड हूं, बहुत मोटिवेटेड हूं, मेरे अंदर ऊर्जा का उत्साह है। मेरा दोस्त आया, उसने आकर के मुझे संदीप महेश्वरी सर के, विवेक बिंद्रा सर के वीडियोस दिखाना शुरू किया, मैं और मोटिवेटेड हो गया। मेरे सकारात्मक विचारों को बढ़ाने में दूसरे व्यक्ति ने मुझे सकारात्मक विचार दिए, पॉजिटिव एनर्जी दी, पॉजिटिव वाइब्स दी, दैट्स क्रिएट माय पॉजिटिव एनर्जी मोर एंड मोर एंड मोर। मेरी बॉडी में इतनी पॉजिटिव एनर्जी क्रिएट की जा रही है कि मैं अब एक ऊर्जा का ऐसा पिंड हो चुका हूं कि अब मैं कुछ भी कर सकता हूं। और वहीं पर क्या है, मैं बैठा हूं भाई, अब मैं बैठ के खूब अच्छा मेरा मूड है, कितना ही मोटिवेटेड हूँ भाई, बगल से मेरे रिश्तेदार आ गए, अबे कर क्या रहा है तू, कहाँ समय बर्बाद कर रहा है। मिलते हैं ना, अरे आयुर्वेद में कहाँ लगे हो बेटा, आजकल आयुर्वेद में कौन जाता है दिखाने,
उनसे ये बोलो कि कौन जाता है, जब तुम परेशान हो जाओगे ना इनके चक्कर लगाते लगाते यहाँ वहां, जब कट जाएगी जेब तब आओगे तुम हमारे पास। जब पूरी दुनिया हथियार डाल देती है तब लोग बाग आते हैं आयुर्वेद के पास। अब आपको एक छोटा सा, आप सब खुद समझते होंगे, आप खुद वैद्य हैं, खुद डॉक्टर हैं, आप बताइए किसी को रोग होता है, उसके पहली बार जॉइंट पेन उसको स्टार्ट हुआ, फर्स्ट टाइम अपीयरेंस हुआ, वो आपके पास आया था या डाइक्लोफेनेक सोडियम लेने के लिए चला गया था? वो आपके पास आया था या फिर जीरोडॉल एसपी लेने चला गया था? मैं कह रहा हूँ वो एलोपैथिक डॉक्टर के पास नहीं गया, लेकिन वो मेडिकल के पास जाकर के वही मेडिसिन तो लेकर के आया होगा। फिर उसको थोड़ी सी समस्या बढ़ी, उसने थोड़ा मुड़ना शुरू किया, कहाँ? ऑर्थोपेडिक सर्जन के पास गए, भैया हड्डी रोग विशेषज्ञ जी के पास गए। वहां उन्होंने वही चीज लिख दी कि भैया आप कैल्शियम की टेबलेट लीजिए, आप मल्टीविटामिन लीजिए, आप ये स्प्रे कीजिए, आप ये टेबलेट खाइए, पेन किलर लिख करके दे दिया। वो व्यक्ति खाता रहा 1-1.5 साल तक, 2 साल तक, वहां पे कुछ नहीं हुआ। दूसरी जगह गए, तीसरी जगह गए, चौथी जगह गए, सभी जगह वो जाते रहे, सभी जगह जाते हैं ये, सभी जगह इनका यही सिस्टम है, सभी जगह जाते हैं। ग्वालियर हो लिए, उसके बाद भैया आगरा हो गए, उसके बाद भैया मथुरा हो गए, उसके बाद जयपुर हो गए, उसके बाद दिल्ली एम्स में हुआ है, फिर उसके बाद होने के बाद जब वहां पर जाकर के कंडीशन इतनी बेकार कर ली कि मजबूरी डॉक्टर साहब को ये कहना पड़ा कि भैया अब जाकर के इसका ऑपरेशन होगा, आपको नी ट्रांसप्लांट कराना पड़ेगा, घुटना बदलवाना पड़ेगा। जब ये बोल दिया तब क्या हुआ, तब उनको याद आई कि भैया थोड़ा झाड़ फूंक करने वाले कोई हो तो बताओ। अब आस पड़ोस में झाड़ फूंक करने वाले जो व्यक्ति हैं, झाड़ फूंक करने वाले व्यक्ति हैं, उनकी जगह इस बाबा की, जहाँ उस बाबा की, जहाँ इस तांत्रिक की, जहाँ बीमारी और बिगड़ गई, बीमारी और बिगड़ गई। तब जाकर के किसी व्यक्ति ने कहा भाई देसी डॉक्टर को दिखा लो, देसी, देसी नाम से हम जाने जाते हैं। और देश में, अपने ही देश में देसी चीजों की कोई कदर नहीं होती, आप जानते हो। घर में आप बाहर के लोगों लिए कितने बड़े वैद्य बने रहो, घर के व्यक्तियों के लिए आप अच्छे वैद्य नहीं बन सकते। तो देसी बोला तो भाई साहब फिर बीएमएस की डिग्री प्राप्त किए हुए वैद्य के पास नहीं जाते। वो देसी कहाँ किसके पास जाते हैं? सड़क के किनारे जो वो लगाए होते हैं, या गांव खेड़े में जो दे रहे होते हैं दवाई, उनके पास। फिर वहां पर भी ठीक नहीं होते तो महाशय किसी और व्यक्ति पढ़े लिखे से पूछते हैं, तो वो कहते हैं यार फलाने फलाने वैद्य जी, डॉक्टर साहब जो है आयुर्वेद के डॉक्टर साहब है, उनके पास जाइए, वो आपको ठीक करेंगे। तब जाकर के वो व्यक्ति हमारे पास आता है। सोचिए, तब जाकर के वो हमारे पास आता है और तब भी वैद्य जी से गारंटी लेना चाहता है, वैद्य जी गारंटी दीजिए कि मैं ठीक हो जाऊंगा। और हम कई वैद्यों में से इतने मूर्ख भी वैद्य होते हैं जो गारंटी ले लेते हैं। सोचने वाली बात है, हम वैद्यों में से भी कई ऐसे मूर्ख वैद्य होते हैं जो गारंटी ले लेते हैं। भाई गारंटी किस चीज की ले रहे हो आप? कोई मशीन ठीक कर रहे हो, कोई रिपेयर कर रहे हो, बॉडी है, आप बॉडी को ठीक कर दोगे, सामने वाले की क्या गारंटी है कि वो परहेज करेगा? उससे भी गारंटी लो कि जिस प्रकार से मैं तेरी गारंटी लेता हूं, तू अपने शरीर की गारंटी लेता है। जब तूने अपने शरीर का ख्याल नहीं रखा, तभी तो आज घुटने फुड़वा के तुड़वा के इतनी जगह फिरने के बाद मेरे पास आके पूछता है कि डॉक्टर साहब गारंटी लोगे क्या? अरे टीवी, फ्रिज या कुछ वॉशिंग मशीन ऐसा सामान खरीदने आए हो क्या जो गारंटी कार्ड चाहिए तुम्हें? गारंटी तो कोई भी डॉक्टर दुनिया का जुकाम की भी गारंटी नहीं ले सकता। क्या पता एलोपैथी डॉक्टर भी एमोक्सिलिन दे दे, सीटीजेड दे दे, लिवोसिट्रिजिन दे दे, उसके बाद भी वो व्यक्ति दही का सेवन करता रहे, मट्ठे का सेवन करता रहे, खुला बर्फ पे लेटता रहे, सर्दी में घूमता रहे, तो क्या उसका ठीक हो जाएगा वो जुकाम? नहीं होगा। और चलो ठीक है, उसका ठीक हो गया, तो बीमारी दोबारा भी तो आ सकती है। जिस प्रकार भगवान ने एक स्वस्थ शरीर आपको दिया था, उस स्वस्थ शरीर में आपने डीमक लगा ली। कैसे? गलत चीजों को खान पान करने से, गलत तरीके से उठने बैठने से।
तो जब हम तुम्हें ठीक करेंगे और तुम वही काम फिर से करने लगोगे। जब स्वस्थ शरीर में रोग आ सकता है तो पहले से रोगी हुए शरीर में दोबारा उस चीज का रिपीटेशन क्यों नहीं हो सकता। हाँ, उस व्यक्ति से आप कहिए कि अभी तक आपको कोई रिलीफ नहीं मिला था, रिलीफ हम देंगे, और उसके बाद भी एक आयुर्वेदिक डॉक्टर उसको ठीक करके छोड़ता है, उसको रिलीफ देता है। सोचिए कितनी बड़ी ताकत होती है। तो जो महाशय आपके पास आए, आपको नेगेटिवली अप्रोच किया, तो आपकी पॉजिटिव एनर्जी डाउन हो गई। तो विपरीत तैर विपर्य है, उसने विपरीत चीज आपको दी, यानी आपकी एनर्जी से मैच ना करने वाली चीज आपको दी और आपका लेवल डाउन हो गया। जस्ट इसी प्रकार पित्त की उष्णता को कम करने के लिए हमें शीत द्रव्यों का सेवन करना पड़ता है। कफ के गुरु गुण को कम करने के लिए हमें लघु गुण का उपयोग करना पड़ता है। वात के रूक्ष गुण को कम करने के लिए हमें स्निग्ध गुण का प्रयोग करना पड़ता है। यही हमारी बॉडी की चिकित्सा प्रक्रिया है और यही हमारी दिनचर्या और आहार विहार का भी आधार है। आपकी बॉडी में जिस चीज की कमी आ रही हो, शरीर उस चीज को मांगना शुरू कर देता है, उसको देना शुरू कर दीजिए। आगे हम पढ़ेंगे, भागवत संहिता में ही लिखा है कि जिस रस की कमी आपकी बॉडी में आती है, आपका मन उसी रस को खाने की चेष्टा करता है, उसको खिलाइए उसी रस को, तो आपकी बॉडी में एक एनर्जी का संचार होगा। तो इस चीज को इस प्रकार कई लोगों ने कहा है, सर्वदा सर्वभावानम सामान्यम वृद्धि कारणम ह्रास हेतु विशेष करके भी बोला कि हमेशा समान चीज का वर्णन करते हैं। मांस बनाना है, बॉडी बनानी है। बॉडी किसकी होती है? मसल्स किसकी होती है? प्रोटीन्स की। तो आपको प्रोटीन की मात्रा ज्यादा ही खानी होगी। आपको वेट बढ़ाना है, वेट किस चीज का होता है? फैट का। तो आपको फैट वाली चीजें खानी होंगी। मांस धातु को बढ़ाने के लिए आपको मांस खाना पड़ेगा। मांस दैट इज कॉल्ड उड़द की दाल या अन्य दाल है, या फिर फ्लैशिश रियल मांस जो जानवरों से प्राप्त होता है। रक्त धातु बढ़ाने के लिए आपको रक्त धातु संबंधित चीजें खानी पड़ेगी, जैसे चुकंदर हुआ, अनार हुआ, ऐसी चीजें खानी पड़ती हैं। बॉडी में पानी की कमी हो जाए तो पानी बढ़ाने के लिए पानी तो पीना पड़ेगा। ऐसा तो नहीं है कुछ सॉलिड चीज खाने से आपको पानी बढ़ेगा। तो यही समान चीजें समान चीजों को बढ़ाती हैं, विपरीत चीज को कम करने का कार्य करती हैं। तो इस सिद्धांत से हमें ये समझ में आता है। साथ में इसके बाद हमारे आचार्य भागवत जी ने 6 प्रकार के रसों का उल्लेख किया, जिसमें मधुर, अम्ल, लवण, कटु, तिक्त, कषाय के बारे में वो बताते हैं। और उसके साथ साथ उन्होंने रसों के बारे में बताया कि कौन सा रस क्या करता है। तो इसका एक सिंपल सा बेसिक सा मैं आपको बताता हूँ जो आपको ही मालूम है। मधुर, अम्ल, लवण, ये 3 वात दोष को शमन करने का कार्य करते हैं। कटु, तिक्त, कषाय हमारी बॉडी में कफ दोष का शमन करने का कार्य करते हैं। और मधुर, तिक्त, कषाय हमारी बॉडी में पित्त दोष का शमन करने का कार्य करते हैं। तो इस प्रकार इन दोषों की तिकड़ी जो होती है वो इसी प्रकार से इनको समापन करने का कार्य करती है। क्यों करती है, कैसे करती है, इसके बारे में डिटेल चर्चा हम नेक्स्ट सेशन में करेंगे। उसमें हम बताएंगे कि कैसे इन रसों का प्रभाव हमारे दोषों पर और धातुओं पर होता है, कैसे हम इससे चिकित्सा की गणना कर सकते हैं। तो आज की क्लास का हम यहीं समापन करते हैं। आपके जो भी सुझाव हों प्लीज ग्रुप पर शेयर जरूर कीजिएगा, ताकि अगर कुछ अच्छा हम इसमें कर सकते हो तो वो भी करेंगे, और कुछ कमियां हमारी तरफ से रह रही हो तो उनको भी पूर्ण करेंगे। चलिए आज की क्लास को यहीं समाप्त करते हैं।